सो हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चा लोग। वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग टू ऑल। टुडे वी विल स्टार्ट अ वेरी important topic, that is torque and moment of inertia. So before explaining the torque and moment of inertia, हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इन द प्रीवियस चैप्टर वी रेड व्हाट इज रोटेशनल मैकेनिक्स, व्हाट इज angular velocity, what do you mean by angular position. So we basically read variables which are required to study the rotational mechanics. Okay, हम लोगों ने variables को तो study कर लिया. Now we will understand how to apply those variables in numericals. Now we will understand the application part first, then we will move to the torque and moment of inertia topic. Clear? So write down first numerical, that is the motor of an engine. Just write down this problem. The motor of an engine is rotating about its axis with an angular velocity of 100 revolution per minute. It comes to rest in 15 seconds full stop after being switched off. Assuming constant deceleration, calculate the number of revolution made by it before coming to rest. So we have an engine that is rotating with some angular velocity and its speed goes down. इसकी स्पीड कम होती जा रही है because of some deceleration. समझा गया? Now we need to calculate कितना रेवोल्यूशन ये लेगा रेस्ट में आने के लिए ना। इंजन के अंदर रोटर होगा, कुछ ना कुछ ऐसा मैकेनिज्म है, वो कितना रोटेशन लेगा रेस्ट में आने से पहले। क्लियर? सो अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। इसके समझाने से पहले मैं थोड़ा रिकैप करा देता हूँ पिछले लेक्चर में आप लोगों ने क्या क्या समझा था। व्हाट हैपन, फॉर एग्जांपल दिस इज अ बॉडी एंड दिस इज माय एक्सिस एंड दिस इज द पॉइंट पी ऑफ अ बॉडी। मैंने आपको ये बताया था किसी भी रोटेटिंग बॉडी की स्टडी आपको करना है तो आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को ले लीजिए उसके और उसकी स्टडी कर लीजिए। इसका मतलब अगर आपने उस पॉइंट पी की स्टडी कर ली, इसका मतलब क्या है, आपने पूरी की पूरी बॉडी की स्टडी कर ली। इसका मतलब क्या है, रोटेटिंग बॉडी की हिस्ट्री बताने के लिए कौन बता सकता है, एक पॉइंट भी बता सकता है। अ सिंगल पॉइंट ऑफ अ बॉडी कैन टेल यू द हिस्ट्री ऑफ अ होल बॉडी। बिकॉज मैंने आपको बताया था जिस एंगुलर वेलोसिटी से पॉइंट रोटेट करेगा उसी एंगुलर वेलोसिटी से क्या करेगी, पूरी बॉडी की बॉडी रोटेट करेगी। क्लियर? मैंने आपको बताया था ओमेगा रिमेन्स कांस्टेंट। एंगुलर वेलोसिटी में क्या रहता है, ओमेगा हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। और मैं आपको बताऊंगा आगे चल के अगर ओमेगा कांस्टेंट होगा तो अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, डी ओमेगा अपॉन डी टी। अगर आपका ओमेगा कांस्टेंट रहेगा तो इज देयर एनी चेंज इन द एंगुलर एक्सेलरेशन? नो। सो हमेशा याद रखना फॉर ए रिजिड बॉडी अल्फा एंड ओमेगा remains constant, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। क्लियर? इस लाइन में जितने भी पार्टिकल्स होंगे सभी की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा। ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग एट सम सर्किल, दे आर फॉर्मिंग सम सर्कल्स। क्लियर? उन सर्कल्स का अपना एक सेंटर होगा, उन सेंटर को सेंटर होगा उन सर्कल्स का, और उन पॉइंट को मिलाने से क्या बनेगी हमारी एक लाइन, जिस लाइन को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। एंड ऑल द सर्कल, द प्लेन इन विच अ सर्कल इज रोटेटिंग, दे आर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। देखिए फॉर एग्जांपल जितने भी सर्कल, कुछ एक पार्टिकल ने सर्कल ऐसे बनाया, दूसरे पार्टिकल ने ऐसे बनाया, कई सारे पार्टिकल सर्कल बना रहे हैं, उनके सेंटर को मिलाने से क्या बनेगा, एक लाइन बनेगी। उस लाइन को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। और देखिए ये सर्कल ऐसे मूव कर रहा है। क्लियर? तो सर्कल का प्लेन देखिए ये है, ये सर्कल का प्लेन है एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो दिस इज नोन एज एक्सिस ओनली व्हेन द प्लेन ऑफ अ पार्टिकल इन विच इट इज मूविंग is perpendicular to the axis of rotation and all the centers of different circles lie at the same line. Then only we can say that line is a axis of rotation. ऐसा नहीं करेंगे किसी सर्कल का, मान लीजिए इस बॉडी में कई सारे पार्टिकल है, किसी पार्टिकल का सर्कल छोटा बन रहा है, उसका सेंटर अलग है, किसी को पार्टिकल का रेडियस ज़्यादा है तो उसका सेंटर अलग है, देन वी विल नॉट से दैट लाइन इज अ एक्सिस ऑफ रोटेशन।
वी ओनली से when the center of all the circles which are formed by different particles of a body lie on the same line, then only we can say that line is known as axis of rotation. ये सब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन टू रोटेशन मैकेनिक्स में मैंने आपको सब कुछ बताया, तो किसी ने नहीं देखा प्लीज वॉच. ओके, नाउ वी विल टेल यू दिस प्रॉब्लम. नाउ अंडरस्टैंड. इन दिस प्रॉब्लम द रोटेटिंग विद टाइम आपको दिया हुआ है, एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल दी हुई थी, इट कम्स टू रेस्ट. तो वी विल अप्लाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. अप्लाई फर्स्ट इक्वेशन, ओमेगा इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. सारे वेरिएबल्स चेंज हो जाएंगे. देखिए क्लियर. ओमेगा फाइनल रेस्ट में आ जाता है तो ओमेगा 0 हो जाएगा. ओमेगा नॉट 100 रेवोल्यूशन पर मिनट. देखिए ओमेगा की जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन पर सेकेंड. देन यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू द व्हाट, रेडियन पर सेकेंड. क्लियर. तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 100 रेवोल्यूशन पर मिनट. देखिए 100 रेवोल्यूशन पर मिनट, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन पर सेकेंड. तो आप जानते हैं क्या कि इन वन रेवोल्यूशन व्हाट इज द एंगल, हाउ मच एंगल टर्न बाय एक पार्टिकल कितना एंगल ट्रेवल करता है, 2 पाई. क्लियर, समझ आ गया. इन वन रेवोल्यूशन हाउ मच इज द एंगल, इट इज 2 पाई. सो in 100 revolution how much would be the angle, 2 into 100 pi, that is 200 pi radian per minute. क्लियर. 200 पाई रेडियन पर मिनट को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा पर सेकेंड में. पर मिनट को किस में कन्वर्ट करेगा, पर सेकंड में. तो आप जानते हैं मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड. मिनट से मिनट कैंसिल हो गया तो कितना आएगा, 0 से 0 गया, 2 3 या 6, ये 10 आ गया तो कितना आएगा 10 पाई अपॉन 3. ये इसकी यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकेंड. क्लियर. तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, 10 पाई बाई 3 रेडियन पर सेकेंड इज द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी. मैं ऊपर का रफ कर देता हूँ. क्लियर. तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं आपको क्या दिया हुआ है, ओमेगा नॉट आपको निकल गया, फाइनल 0 हो जाएगा, 10 पाई अपॉन 3 प्लस अल्फा. अल्फा इज डी एक्सेलरेशन, वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट इन व्हाट टाइम इट कम्स टू दैट रेस्ट, इन 15 सेकेंड. तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी, कितनी आएगी, -10 पाई अपॉन 3, 15 नीचे आ जाएगा, कितना आ गया, 5 3 = 15, 5 2 = 10, तो कितना आ गया, अल्फा की वैल्यू बताइए, -2 पाई अपॉन 9, -2 पाई अपॉन 9 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर. तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकल गई. अब बताइए मुझे, ये तो हमें अल्फा मिल गया, लेकिन हमें ये निकालना है कि कितना रेवोल्यूशन ये बनाएगा बिफोर कम्स टू रेस्ट. सो जस्ट सी, वी विल अप्लाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. जस्ट सी, थीटा इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अल्फा टी स्क्वायर. तो देखिए ओमेगा नॉट की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी दी थी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी आपने निकाली है 10 पाई अपॉन 3. क्लियर. मल्टीप्लाई 15, टाइम कितना दिया हुआ आपको 15 सेकेंड, प्लस हाफ एंगुलर एक्सेलरेशन कितना दिया है, -2 पाई अपॉन 9 इंटू टी स्क्वायर. टी कितना दिया है 15, 15 का स्क्वायर. तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका, आपके घर पे सॉल्व करके देख सकते हैं, 25 रेडियन, 25 पाई रेडियन. इतना देखो मैंने आपको बताया था एंगुलर पोजीशन का मतलब क्या होता है, हाउ मच एंगल इट ट्रेवल. क्लियर. तो यहाँ से निकल गया हमारा थीटा कितना आ गया,
25 पाई रेडियन। लेकिन क्या इससे हमारा काम हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हाउ मेनी रेवोल्यूशन मेड बाय इट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द आफ्टर सीइंग दैट इट इज थीटा इज इक्वल टू 25 पाई रेडियन। नाउ हाउ टू कन्वर्ट दिस एंगल? इट मीन्स व्हाट? पार्टिकल कवर this much of angle, 25 pi, then how many revolution are needed for the particle to make such angle? क्लियर? इतना एंगल बनाने कितना रेवोल्यूशन की नीड होगी? तो कुछ नहीं करना, हमको पता है कि एक रेवोल्यूशन में इन 2 पाई एंगल ट्रेस इन 1 रेवोल्यूशन। क्लियर? तो 25 पाई रेवोल्यूशन, 25 पाई एंगल में कितना रेवोल्यूशन लगेगा? 25/2 यानी कि 12.5 रेवोल्यूशन। 2 पाई में अगर एक रेवोल्यूशन लगता है तो 25 पाई में कितना होगा? 25 डिवाइड बाई 2, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो 12.5 रेवोल्यूशंस आर नीडेड टू मेक द पार्टिकल और बिफोर कमिंग द पार्टिकल टू बी एट रेस्ट। क्लियर? तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो इस प्रॉब्लम में तो बताइए। आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉर्क। ओके, so let's try to understand, this is over। इसी तरह आप लोग घर पे एक बार ट्राई करिएगा, कोई डाउट हो किसी को भी, हम लोगों ने ग्रुप बना दिया है, सो प्लीज आस्क। नाउ वी विल मूव टू द अनदर टॉपिक दैट इज टॉर्क। सो कोई मैं बता सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय टॉर्क? टॉर्क नाम की चीज है क्या है? टॉर्क बेसिकली है क्या है? So nobody has any answer regarding the torque. Now understand what exactly the torque is. Now try to understand. Before explaining the torque, I would like to say that आप लोगों ने अगर सर्कुलर मोशन का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ वॉच दैट लेक्चर, then please come on these videos. Now we will understand what is torque. But before reading the torque, we will understand what is the need of torque. ये torque नाम की चिड़िया आई कहाँ से? Clear? So rotational dynamics, first of all हम लोग अंडरस्टैंड करें rotational dynamics. rotational dynamics का मीन्स क्या है कि रोटेशन किस वजह से हो रहा है? डायनामिक्स जब भी वर्ड कोई यूज़ करेगा, डायनामिक्स मीन्स कोई ना कोई हम फोर्स की बात कर रहे हैं कि उस पर क्या किस वजह से मतलब कोई बॉडी रोटेट कर रही है। व्हाट इज़ द नीड, व्हाट इज़ द फैक्टर बिहाइंड दैट। तो डायनामिक्स मतलब वहाँ फोर्स की बात होगी। क्लियर? अब देखिए ये कोई बॉडी थी। क्लियर? हमने देखा ये एक्सेस थी, इसका सेंटर ऑफ मास ये रहा सी। अब देखिए हमको पता है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे ये तो मूव करेंगे नहीं, इनका वेलोसिटी क्या रहेगा? 0। इनका वेलोसिटी क्या रहेगा? 0। क्यों? v इज इक्वल टू क्या होता है? r ओमेगा। v इज इक्वल टू r ओमेगा बताया था मैंने आपको। तो r क्या रहेगा? r क्या होता है? सेंटर से डिस्टेंस उस पॉइंट की। क्लियर? तो v इज इक्वल टू r ओमेगा में उनका r क्या रहेगा? 0। तो जितने भी पार्टिकल एक्सिस पर रहेंगे उनका वेलोसिटी क्या रहेगा? 0। इट मीन्स ऑल दीज पार्टिकल्स विल नॉट रोटेट। ये सारे के सारे पार्टिकल रेस्ट पर रहेंगे। अगर ये सारे के सारे पार्टिकल रेस्ट पे तो हमारा सेंटर ऑफ मास भी क्या रहेगा? रेस्ट पे। देन अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है फिर बॉडी रोटेट क्यों कर रही है? इफ देयर इज अ वाई देयर इज अ एंगुलर एक्सेलरेशन। हम कहते हैं कि बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन है, हम ये तो बात करते हैं कि अल्फा, बॉडी के पास अल्फा है, एंगुलर एक्सेलरेशन, बॉडी इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर एक्सेलरेशन। फिर एंगुलर एक्सेलरेशन आया कहाँ से? जब हमने क्या कहा? सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, उसका एक्सेलरेशन 0 है। अगर एक्सेलरेशन 0 है इट मीन्स व्हाट? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ द एक्सेलरेशन इज 0 इट मीन्स देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, क्योंकि सेंटर ऑफ मास वही होता है एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे सारा का सारा मास कंसंट्रेट होता है। जितना बॉडी पर फोर्स लग रहा है सेम फोर्स इज अप्लाइंग ऑन द सेंटर ऑफ मास। नाउ वी आर सेइंग दैट सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट बिकॉज ऑल द पार्टिकल्स एट रेस्ट, तो सेंटर ऑफ मास भी क्या रहेगा? रेस्ट पे। बट स्टिल वी आर सेइंग दैट बॉडी में क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। बॉडी रोटेट तो करेगी, उसका एंगुलर एक्सेलरेशन तो होगा, कुछ ना कुछ ओमेगा होगा। देन फ्रॉम वेयर?
कहाँ से आ रहा है, देखिए फोर्स लग नहीं रहा, क्लियर। तो एंगुलर एक्सेलरेशन आ कहाँ से रहा है, ऐसी क्या चीज़ है, व्हाट इज द रीज़न। इसका मतलब तो ये हुआ कि फोर्स बॉडी पे लग नहीं रहा और एक्सेलरेशन आ जाता है, बॉडी अपने आप ही मूव कर जाएगी। आपको फैन में स्विच, फैन चलाते हो, फैन चलाते समय आपको स्विच ऑन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, फैन अपने आप चल जाएगा। व्हील चेयर पे जो लोग चलते हैं वो भी तो कहीं ना कहीं फोर्स लगाते हैं हाथों से, मस्कुलर फोर्स, तभी तो व्हील आगे चलता है व्हील चेयर पे। ऐसा तो नहीं है कि वो कहेंगे चल भाई व्हील चलो तो वो चल जाएगा, बताइए। ऐसा कभी हो सकता है, नहीं होगा। व्हील चेयर पे कोई इंसान बैठा, अरे भाई चलो व्हील, आगे चलो व्हील, जब तक वो हाथों से अगर मस्कुलर मोशन नहीं करेगा तो कैसे मूव कर जाएगा व्हील, बताइए। तो इट मीन्स कुछ ना कुछ है ऐसा जो इस बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। इट मीन्स इफ द एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है फिर भी बॉडी में क्या रहेगा, कुछ ना कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन रहेगा। फैन का ही देख लो, फैन पे जो रॉड होती है वहाँ जितने ही पार्टिकल है सब रेस्ट पर है, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, बट स्टिल जब हम स्विच ऑन करते हैं तभी फैन मूव करता है। ब्लेड्स पे क्या लगता है, हम बताएंगे उस ब्लेड पे क्या लगता है, बेसिकली टॉर्क। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज टॉर्क। ये टॉर्क जो आया है ना, ये अब देखो यहाँ से समझ में आ रहा है टॉर्क बेसिकली क्या है, एक टर्निंग इफेक्ट, एक रोटेटिंग इफेक्ट। क्योंकि देखिए टॉर्क नाम की कोई चीज़ नहीं थी पहले, ये कैसे आई, हम लोगों ने यहाँ से एनालिसिस करा कि हमारा सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है, सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पर है तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या रहना चाहिए, जीरो, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो फिर ये मूव कैसे कर रही है, इट मीन्स इफ द एक्सटर्नल फोर्स इज नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो then body has angular acceleration is not equal to zero, alpha is not equal to zero। इसका मतलब तो ये हुआ ना, फिर आ कहाँ से रहा, इट मीन्स एंगुलर एक्सेलरेशन बॉडी के पास होगा अगर उस पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, देन फ्रॉम वेयर बॉडी इज गेटिंग द एक्सेलरेशन, क्लियर। बॉडी मूव कर रही है, रोटेट कर रही है, उस पर एंगुलर एक्सेलरेशन तो होगा, फोर्स जीरो है, फिर ये आ कहाँ से रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन, क्वेश्चन तो ये होना चाहिए आपके पास, फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग। तो रीजन इज दैट समथिंग इज देयर, कुछ ना कुछ ऐसा है जो इसको एंगुलर एक्सेलरेशन दे रहा है। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन होगा तो इसके अंदर क्या आएगा, एक रोटेटिंग इफेक्ट, एक टर्निंग इफेक्ट आएगा। और वो टर्निंग इफेक्ट कौन दे रहा है, वो कौन सी चीज है जो इसको टर्निंग इफेक्ट दे रही है, जिसकी वजह से बॉडी में क्या आ रहा है, एक एंगुलर एक्सेलरेशन आ रहा है, दैट इज द टॉर्क। तो टॉर्क बेसिकली क्या है, टॉर्क नाम की कोई चिड़िया जो थी वो ये थी। टॉर्क बेसिकली क्या है, टॉर्क इसको बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। और क्या बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं बताइए, और इसको बोलते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स का मीन्स होता है टॉर्क ऑफ फोर्स, मूवमेंट मीन्स टॉर्क, सिंपल, क्लियर। तो ये टॉर्क कुछ नहीं है, टॉर्क क्या बेसिकली टर्निंग इफेक्ट, यही टॉर्क है जो बॉडी के अंदर क्या प्रोवाइड कर रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ड्यू टू विच फैन की स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। आप लोगों ने देखा हो फैन को हम लोग ऑन करते हैं तो फैन एकदम से अपनी स्पीड को गेन नहीं करता, धीमे धीमे क्या होता है, पहले तो स्लो स्पीड होती है फैन के ब्लेड्स की, देखा धीमे धीमे चलता है पंखा, फिर तेजी से चलता है, देखा होगा आपने, ठीक है। यानी ओमेगा आप देख रहे हो, अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है डी ओमेगा अपॉन डी टी, क्लियर। और ओमेगा क्या होता है, डी थीटा ओवर डी टी। थीटा क्या होता है बेसिकली कि कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके अंदर जो बॉडी कितना एंगल बना रही है, फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल पी है, क्लियर, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी पी नॉट, तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसने कितना एंगल चला, कितना थीटा कवर किया, दैट इज थीटा, एंगुलर पोजीशन, कितना एंगल उसने पोजीशन किया। तो देखिए अगर ये पॉइंट तेजी से घूमेगा, ये पॉइंट तेजी से घूमेगा तो थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, थीटा की वैल्यू अगर बढ़ेगी, थीटा का रेट ऑफ चेंज बढ़ जाएगा, और अगर थीटा का रेट ऑफ चेंज बढ़ जाएगा तो यानी अल्फा का रेट भी बढ़ जाएगा। अगर स्टार्टिंग में क्या होता है, पंखा धीमे धीमे चलता है तो आपका थीटा बहुत ही स्लो रेट से चेंज होता है, इट मीन्स आपका ओमेगा जो है उसकी वैल्यू कम होती है स्टार्टिंग में, स्लो रेट से चेंज होता है, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, स्टार्ट फ्रॉम, पहले धीमे धीमे बढ़ता है फिर तेजी से पंखा घूमता है, फाइनली क्या होता है, ओमेगा की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ती है,
अगर ओमेगा बढ़ेगा तो अल्फा बढ़ेगा, थीटा चेंज होगा, जितना हाई रेट से पंखा घूमेगा उतनी हाई रेट से ओमेगा चेंज होगा, उतने ही हाई रेट से आपका एंगुलर एक्सेलरेशन चेंज होगा। और अगर एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा बॉडी के अंदर, इट मीन्स बॉडी क्या करेगी, एक्सेलरेट। और आफ्टर सम टाइम आप लोग क्या देखते हो, पंखे की स्पीड क्या हो जाती है, नॉर्मल, फिर वो एक्सेलरेट करना बंद कर जाता है, यानी वो कांस्टेंट स्पीड गेन कर लेता है, जिसकी वजह से थीटा क्या हो जाता है, कांस्टेंट, और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 0। ओमेगा 0 होगा तो अल्फा भी 0 हो जाएगा, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0, यानी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो पहले क्या करते हैं, पहले फैन का स्पीड क्या होता है, स्लोली इंक्रीज करता है, फिर डिक्रीज क्या मतलब, मान लीजिए पहले स्लोली इंक्रीज करता है, फिर शार्प पॉइंट आता है जहाँ मैक्सिमम हो जाता है, फिर इसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। यानी अल्फा और ओमेगा, देखिए ओमेगा बढ़ेगा तो मान लीजिए अगर अल्फा बढ़ेगा इट मीन्स ओमेगा भी बढ़ेगा, और ओमेगा का बढ़ने का मतलब क्या है, डी थीटा ओवर डी टी भी बढ़ेगा आपका। क्लियर। सो टॉर्क नाम की जो चिड़िया है, और वी कैन से दैट टॉर्क नाम का एक टर्म है, वो आया कहाँ से, बेसिकली ये रोटेशनल डायनेमिक्स से आया। क्लियर। सो वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज इट एक्चुअली and what are the factor on which this torque depend. Just try to understand. देखिए टॉर्क आप लोगों ने अपने घरों में भी देखा होगा, जब हम लोग बोल्ट को ओपन करते हैं, बोल्ट देखा होगा आपने, ऐसे ही बोल्ट है मान लीजिए, तो यहाँ रेंच होती है, रेंच आप लोग रेंच फंसाते हो, ये रेंच होती है। क्लियर। दिस इज अ रेंच और वी कैन से दैट स्क्रू ड्राइवर, कुछ भी बोल दो। यहाँ क्या करते हैं, ये बोल्ट होता है, दिस इज अ बोल्ट या नट। क्लियर। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे पकड़ के इसका जो हैंड होता है इसको पकड़ते हैं और ऐसे खींचते हैं, खींचते नहीं घुमाते हैं, ऐसे करते हैं ना, कहते हैं आप रोटेट। तो बेसिकली आप कर क्या रहे हैं, कुछ लोग दूर से पकड़ते हैं तो आसानी से घूम जाता है, ऐसे लगाते हैं ना आप, इस पर फोर्स कैसे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं ना ऊपर से ऐसे। कुछ लोग दूर पकड़ के इसको क्या करते हैं, घुमाते हैं, बोल्ट को खोलते हैं। कुछ लोग पास पकड़ के घूमते हैं। कुछ इंसान क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे फोर्स, सेम फोर्स, कुछ लोग यहाँ लगाएंगे दूर। तो आप लोगों ने देखा होगा जो लोग दूर फोर्स लगाते हैं वो आसानी से इसको ईजिली खोल देते हैं नट को। क्यों खोल देते हैं, बिकॉज कोई ना कोई टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा मिल रहा है। कोई इंसान अगर पास में जाके इसको धक्का लगाता है, खोलने का कोशिश करता है, तो वो आसानी से नहीं खोलता, मतलब उसमें टर्निंग इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं आता, उसको और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन वही इंसान अगर दूर जाके अगर फोर्स लगाएगा तो उसे क्या लगाना पड़ेगा, टर्निंग इफेक्ट भी ज़्यादा मिलेगा। यानी कि टर्निंग इफेक्ट बेसिकली डिपेंड करता है उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की दूरी पर। क्लियर। कि जहाँ आपने फोर्स लगाया किस पॉइंट पे लगाया, मान लीजिए इस पॉइंट पे लगाया है, तो इस पॉइंट की कितनी दूरी है एक्सिस से, ये चीज़ अगर दूरी ज़्यादा है तो वो टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा देगा, और दूरी कम है तो क्या होगा, इट विल प्रोवाइड लेस टर्निंग इफेक्ट। सो टर्निंग इफेक्ट बेसिकली टॉर्क डिपेंड करता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो हमारी एक्सिस ये होगी, ये हमारी एक्सिस है, ये क्यों कैसे मूव करेगा, ये ऐसे तो मूव करेगा, हमारा ऐसे मूव करेगा। क्लियर। तो एक्सिस क्या होगी, ये हमारी एक्सिस होगी, ऐसे एक्सिस होगी, देखो एक्सिस दिखा रहा हूँ मैं, ये मेरी एक्सिस है। क्लियर। ये एक्सिस है और एक इंसान क्या है, ऐसे पकड़ के इसे घुमा रहा है, नट खुल रहा है। तो एक्सिस से कितना डिस्टेंस आपने जितना ज़्यादा लोगे उतना ज़्यादा आसानी से इसको मूव करा सकते, उतना ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट आएगा। ये सिर्फ आप स्क्रू ड्राइवर में नहीं, आप अधिकतर एग्जाम्पल ले लीजिए कहीं भी अपनी डेली लाइफ में, वहाँ भी देखेंगे कि अगर दूर जाके फोर्स लगाओगे, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना आसानी से कोई चीज़ मूव कर जाएगी। लेकिन पास में अगर आप फोर्स लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे इस पॉइंट पर, तो ये आसानी से मूव नहीं करेगा। क्लियर। सो इट मीन्स टॉर्क बेसिकली टर्निंग इफेक्ट किस पर डिपेंड करता है कि उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब क्या होता है, जिस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मीन्स द पॉइंट एट विच यू आर अप्लाइंग द फोर्स। तो मेरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये हो गया, यहाँ मैंने फोर्स लगाया है, उसका डिस्टेंस। अब देखो कुछ लोग कहते हैं, अब मैं देखो इसका एग्जांपल आप लोग अपने अंदर भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी आर द ह्यूमन बीइंग, हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, हम इसको कैसे देखेंगे अपनी बॉडी के अंदर। देखिए ये मेरा हैंड है, क्लियर, और यहाँ कौन सा जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। आप देखेंगे यहाँ ये मेरा एंड फिक्स है,
क्लियर। अब मैं इस हैंड को देखो ऐसे ही तो मूव कर सकता हूँ, देखिए ऐसे मूव कर दिया मैंने, क्लियर। अब कोई बच्चा या कोई भी पार्टिकल या फिर कोई भी ब्लॉक अगर मेरे यहाँ बैठा होगा, क्लियर, यहाँ बैठा होगा, मान लीजिए डस्टर है, डस्टर को मैंने यहाँ बैठा लिया, क्लियर, तो यहाँ पे क्या होगा, टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा नहीं देगा, आसानी से वो बैलेंस कर लूँगा मैं उसको, टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा नहीं होगा। वहीं अगर इस बच्चे को यहाँ बैठा दिया तो मेरा हाथ ज़्यादा झुकेगा, क्लियर, बिकॉज यहाँ टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा है। एंड आप लोग देखोगे कि मैंने यहाँ पर फोर्स लगाया, मेरे इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर फोर्स लगाया, यानी ये मेरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हो गया, यानी इस पॉइंट पे मैंने फोर्स लगाया, क्लियर। अब देखिए यहाँ ये मेरा क्या हो गया, एक्सिस, मैं देखो ऐसे ही तो मूव करा रहा हूँ, तो मेरी एक्सिस ये हो गई, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे तो घूम रहा है मेरा हैंड, ये ऐसे भी देखो ऐसे भी घूम रहा है, क्लियर, ऐसे भी घूम सकता है मेरा हैंड, ऐसे भी घूम सकता है, क्लियर। यानी यहाँ पर हमारा जो नेचर ने कितना अच्छा है हमको बनाया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कि वी कैन मूव इट इन दिस वे, वी कैन मूव इट इन दिस वे, क्लियर। तो ये देखिए एक बार में एक ही जगह ही मूव करेगा, क्लियर। तो जिस इसके अबाउट घूम रहा है ना, ये सब चीज़ें देखो, ये फिक्स एंड है, देखो मैं इसको तो मूव नहीं करा रहा, ये एंड फिक्स है, लेकिन इसको मूव करा रहा हूँ। सो आप लोग देख रहे हैं कि मैंने इस पॉइंट पर अगर मेरे मान लीजिए इस पॉइंट पे कोई फोर्स लगाता है, मेरे हैंड पे बैठ जाता है, तो इस पॉइंट फोर्स लगेगा तो ये हैंड नीचे जाएगा, क्लियर। अब देखिए इस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हो गया। अब इस पॉइंट की डिस्टेंस मेरे यहाँ से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से जितना डिस्टेंस हो डेट इज आर, उसे बोलेंगे डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, क्लियर, समझ आ गया आपको। अनदर थिंग, ये जो चीज़ है जितनी जिस लेंथ पर लगाया आपने एक्सिस से जिस पॉइंट तक की जो लेंथ होती है उसको बोलते हैं लीवर आर्म, इसको बोलते हैं लीवर आर्म, जिस पे लगाते हैं, ये रॉड का जो एंड होता है ना इसको बोलते हैं लीवर आर्म, मैकेनिक्स में पढ़ाया जाता है, इसको बोलते हैं लीवर आर्म, लीवर आर्म, मतलब इसको बोलते हैं इस रॉड के इतना हिस्सा जो होता है इसको बोलते हैं लीवर आर्म, क्लियर। जिस पॉइंट पर आपने फोर्स लगाया उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और ये जो लेंथ होती है, क्लियर, इसको लेंथ को लीवर आर्म बोलते हैं, इस रॉड के स्टैंड को क्या बोलते हैं, इस पूरे को लीवर आर्म बोलते हैं। और इस एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है दैट इज नोन एज डिस्टेंस, दैट इज आर, इसको आर बोलते हैं, दैट इज आर इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्लियर। तो यहाँ से समझ आ गया कि आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि हमारी बॉडी में जो टर्निंग इफेक्ट, बॉडी ही नहीं किसी भी रोटेटिंग बॉडी कोई तेज कब घूमेगी, जब उस पर लगने वाला जो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है वो उसकी डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, टर्निंग इफेक्ट, क्लियर। नाउ अंडरस्टैंड, सिर्फ टर्निंग इफेक्ट पे डिपेंड करेगा नहीं, अब ये जो फोर्स है ये कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा, एक तो डिस्टेंस हो गई, तीसरा सेकेंड थिंग क्या है, वो फोर्स कैसे लग रहा है। मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ये बॉडी है, और देखिए ये जो पेन है, इसके अंदर जो पेन है, देखिए यहाँ से ये जो पेन है, पेन ये एक्सिस हो गया, क्लियर, दिस इज द पेन, दिस इज द एक्सिस। अब देखिए मैं इसको इस रोटेटिंग बॉडी को ऐसे तो घुमा सकता हूँ, ऐसे तो घुमा सकता हूँ ना, इसको मैं ऐसे घुमा सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे रोटेट कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा ना। तो देखिए मैंने जब मैंने फोर्स लगाया ऐसे, अभी तो फिलहाल ये निकल गया, नो इश्यू, हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, जब मैंने इसको यहाँ मैंने फोर्स लगाया, देखिए मैंने फिंगर से फोर्स लगाया तो ऐसे घूम रहा है, देख रहे हैं आप, मैंने ऐसे फोर्स लगाया तो ऐसे घूम रहा है, क्लियर। तो आपने देखा कि मैंने फोर्स कैसे लगाया, ऐसे, लेकिन अगर मैंने फोर्स ऐसे लगाया होता मान लीजिए नीचे से, क्या ये घूम पा रहा है, नहीं घूम पा रहा। यानी कि व्हेन आई एम अप्लाइंग एनी फोर्स विच इज पैरेलल टू एक्सिस, देखिए अगर मैंने फोर्स लगाया ऐसे लगाया, और मेरी एक्सिस भी देखिए क्या है, देखिए ये मेरा क्या है, प्लेन, ये सब मेरा क्या है, एक प्लेन है, यहाँ एक्स होगा, ये वाई हो गया, ये मेरा एक बॉडी है, एक प्लेनर बॉडी, ये उसकी एक्सिस है, ये जो पेन है ये पेन इसका एक्सिस है। और अगर इस बॉडी को हमें घुमाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस एक्सिस के कभी भी पैरेलल आपको फोर्स नहीं लगाना। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लगा दिया ऐसे फोर्स,
ऐसे लगा दिया, मान लीजिए नीचे एक्सिस मेरी ये रही, ऐसे एक्सिस, और मैंने उसी डायरेक्शन में क्या लगा दिया, फोर्स, तो क्या ये रोटेट कर पा रही है? नहीं कर पा रही, क्योंकि मैंने जो फोर्स लगाया है, अगर मैं ऐसे भी करूँ तो देखिए मेरा जो ये ब्लैक वाला जो मेरा मार्कर है ये मेरा फोर्स लग रहा है, और मेरी ये पेन जो हमारी एक्सिस है, तो आप देख रहे हो मैंने एक्सिस और फोर्स कैसे लगाया, फोर्स इज पैरेलल टू एक्सिस। व्हेन फोर्स इज पैरेलल टू एक्सिस, क्या ये रोटेट करा? नहीं करा। लेकिन अगर मैं इसी फोर्स को ऐसे लगाऊं, क्लियर, आप देख रहे हैं इसी फोर्स को मगर ऐसे लगा रहा हूं तो क्या हो रहा है, ये रोटेट कर रही है बॉडी, क्लियर, रोटेट कर रही है। अगर मैंने फोर्स कैसे लगाया, व्हेन माय फोर्स, आप देख रहे हैं व्हेन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, मैंने फोर्स ऐसे लगाया, आप देख रहे हैं कि इस एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर। व्हेन फोर्स इज अप्लाइंग परपेंडिकुलर और एट सर्टेन एंगल, पैरेलल नहीं होना चाहिए, क्लियर, एक्सिस के पैरेलल नहीं होना चाहिए, बट किसी एंगल पे हो, डजंट मैटर, देन बॉडी रोटेट्स। व्हेन यू आर अप्लाइंग एनी फोर्स विच इज पैरेलल टू एक्सिस, देन बॉडी डू नॉट रोटेट, पहली चीज़, क्लियर। अब एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दे देता हूँ, दैट इज़ आर। देखिए आप लोगों को दिख रहा है ये एक रोटेटिंग बॉडी है। आज मतलब मैं थोड़ा आगे पढ़ाऊंगा, वो तो बाद में, पहले आप समझ लीजिए कि ये एक रोटेटिंग बॉडी है, क्लियर, दिस इज़ अ रोटेटिंग बॉडी। और देखिए मान लीजिए किसी ने इस पॉइंट पे फोर्स लगाया, ऐसे किसी ने ऐसे पॉइंट पे फोर्स लगाया इस पॉइंट पर, यानी किसी ने यहाँ लगाया फोर्स इस पॉइंट पर, तो देखिए इस पॉइंट पर अगर मैंने फोर्स लगाया, इस पॉइंट फोर्स लगाया तो ऐसे घूमेगी बॉडी, क्लियर, एक्सिस मेरी ये रही, इस एक्सिस के अबाउट मैं क्या निकालूंगा, इस एक्सिस के अबाउट बॉडी घूम रही है, तो देखिए जिस पॉइंट पे मैंने फोर्स लगाया उसकी डिस्टेंस क्या है, एक्सिस से आर, क्या है डिस्टेंस, आर। तो हमेशा याद रखना कि जिस पॉइंट पे हमने फोर्स लगाया इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मैंने ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, बॉडी घूम रही है, क्लियर, एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट इज आर, क्लियर। और क्या हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, बताइए, और क्या आपके दिमाग में आ रहा है? क्या कोई, एक तो देखो अब मैंने बताया फोर्स पैरेलल नहीं होना चाहिए तो टॉर्क ज़ीरो होगा, और क्या रीज़न है बताइए, और मैं कैसे कर सकता हूँ? देखो एक तो मैंने ये बोला कि मेरा जो फोर्स है वो पैरेलल नहीं होना चाहिए, माई फोर्स शुड नॉट बी पैरेलल टू एक्सिस, देन बॉडी डू नॉट रोटेट। एक ये चीज़ होनी चाहिए कि टॉर्क कब कब ज़ीरो होगा, हम लोग अभी वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, ये मैथमेटिकल में आपको सब बता दूंगा। पहले आपको क्या करना है, इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझना है कि टॉर्क बेसिकली है क्या है, और ये टॉर्क नाम की चिड़िया है क्या है। देखिए अगर मैं एक्सिस के पैरेलल लगाता हूँ किसी भी फोर्स को तो ज़ीरो होना है, अगर मैं ऐसे लगाता हूँ फोर्स तब भी ज़ीरो है, बॉडी रोटेट नहीं कर रही। देखिए मैं फोर्स जो लगा रहा हूँ वो इंटरसेक्ट कर रहा है एक्सिस पर, कर रहा है, यानी व्हेन आई एम अप्लाइंग एनी फोर्स, when I am applying any force and it is intersecting the axis at certain point, that is ये पॉइंट हो गया O, ये जो पॉइंट है O है, देखिए ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है आपका that is O, ये O पॉइंट है। और देखिए मैंने जो फोर्स लगाया, मैंने फोर्स लगाया ऐसे, अब मैंने ऐसे फोर्स लगाया, क्या बॉडी मूव करी, रोटेट करी, नहीं करी, मैंने फोर्स ऐसे लगाया। देखिए तो याद रखना अगर मैं फोर्स लगाता हूँ और वो फोर्स इंटरसेक्ट करता है एक्सिस को, इफ फोर्स इंटरसेक्ट एक्सिस तब भी टॉर्क क्या रहेगा, ज़ीरो, क्लियर, देख रहे हैं आप, मैं फोर्स लगा रहा हूँ बॉडी रोटेट नहीं कर रही, क्लियर। अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ पैरेलल तब भी नहीं कर रही रोटेट, लेकिन अगर मैंने वही फोर्स लगाया ना तो वो बॉडी के एक्सिस के पैरेलल हो, ना ही वो फोर्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे, तो बॉडी क्या करती है, रोटेट, क्लियर। यानी कि देयर आर वेरियस स्पेशल केस वी विल स्टडी in numerical form and in the mathematical form we will understand all these things in the continuing lecture। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल और बता देता हूँ कि ये टॉर्क का तो बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल अंडरस्टैंड, अभी तक हमने प्रैक्टिकल चीज़ पढ़ी है, प्रैक्टिकल क्या होता है टॉर्क बेसिकली, नाउ वी विल अंडरस्टैंड इसका इक्वेशन फिजिक्स में मैथमेटिकली पढ़ेंगे, क्लियर। सो एक न्यूमेरिकल में आपको, आप लोग लिख लीजिए, यू कैन नोट डाउन वन न्यूमेरिकल,
आज हमने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ा सा वो बता दिया था ना आपको, क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन। तो मैंने कुछ न्यूमेरिकल नहीं कराया था आपको, 2-4 न्यूमेरिकल कर लीजिए। अगले चैप्टर में हम लोग टॉर्क को बेसिकली इन डेप्थ पढ़ेंगे। सो राइट डाउन वन न्यूमेरिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, राइट डाउन वन न्यूमेरिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, starting from rest, starting from rest a fan takes, हम लोगों को जल्दी नहीं है, हम लोगों को समझना है चैप्टर को अच्छे से। a fan takes 5 seconds to attain 5 seconds to attain 5 seconds to attain the maximum speed of the maximum speed of 400 rpm 400 rpm rpm means revolution per minute assuming constant acceleration, assuming alpha to be constant. Clear? Please stop. Find the time taken by the fan, find the time taken by the fan, in attaining half the maximum speed. Clear? So it is very easy problem. सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, देखिए, starting from rest a fan takes 5 seconds to attain the maximum speed of 400 rpm. So we will omega is equal to omega naught plus alpha t. So assuming the maximum speed, assuming alpha to be रेस्ट से स्टार्ट करता है। क्लियर? सो आपका ओमेगा नॉट क्या रहेगा, 0। यहाँ से ओमेगा क्या आ गया आपका 400 आरपीएम। अल्फा क्या रहेगा, अल्फा रिमेन्स कांस्टेंट, क्वेश्चन में गिवन है। टाइम कितना दिया आपको 5 सेकेंड। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई। आगे कहता है फाइंड द टाइम टेकन बाय द फैन इन अटेनिंग हाफ द मैक्सिमम स्पीड। तो हाफ द मैक्सिमम स्पीड का मतलब क्या है, 400 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी। हमको ये टी निकालना है, कितना, टी डैश मान लीजिए। क्लियर? तो देखिए बहुत आसान है प्रॉब्लम, मैंने आपको इसीलिए बताया थोड़ा आपके बेसिक स्ट्रांग हो जाए पहले। अब देखिए यहाँ से अल्फा की वैल्यू, अल्फा तो हर जगह सेम रहेगा, मैंने बताया अल्फा डू नॉट चेंज अंटिल ओमेगा चेंज। तो ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा क्या रहे, कांस्टेंट। क्लियर? तो देखिए यहाँ से अगर मैं इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दूँ तो क्या मिलेगा, 400 डिवाइड बाई 200, यहाँ आ जाएगा 5/t डैश, 2 से हो गया। तो टी डैश की वैल्यू कितनी आएगी, 2.5 सेकेंड। ये आ गया आपका आंसर। क्लियर? समझ आ गया आपको? कोई डाउट किसी को? ओके। एक चीज़ मैंने बताना भूल गया था आपको शायद बता दी थी मैंने, अभी बता दी, वो कोई इशू नहीं, दैट इज़ नॉट अ इशू, मैंने आपको बता दी वो चीज़। एक न्यूमेरिकल लिखिए घर के लिए, करके लाना है। अ बकेट इज़ बीइंग लोअर डाउन, यू कैन राइट वन न्यूमेरिकल। अ बकेट, आपका होमवर्क है, अ बकेट इज़ बीइंग लोअर डाउन, अ बकेट इज़ बीइंग lowered down, a bucket is being lowered down into a well through a rope passing over a fixed pulley of radius, passing over a fixed pulley
fixed pulley of radius 10 centimeter. Full stop. Assuming that the rope does not slip, assuming that the rope does not slip over the pulley, full stop. Write down. Find the angular velocity and angular acceleration of the pulley. Find the angular velocity. Find the angular velocity and the angular acceleration. I am writing above. Angular acceleration of the pulley. इसके बाद write down next. Full stop. At an instant when the bucket is going down, इसी में सारा कुछ छिपा हुआ है. is going down at a speed of 20 centimeter per second and has an acceleration of 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो इट इज़ वेरी इजी प्रॉब्लम. आप लोगों को दिमाग लगाना है और अच्छे से सॉल्व करना है इसको. सो थैंक यू एवरीवन. थैंक यू फॉर सच फोकस एंड फॉर सच अटेंशन. आप लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हो, मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस हो, बिकॉज मैं अपना सारा समय आप लोगों के साथ बिताता हूँ. बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू द चैनल नेम इज़ फिजिक्स गॉड्स. I can teach you physics, but I can't be a god because you people are God, really. आप लोगों ने यहाँ इतना कीमती समय आप लोग दे रहे हैं, कुछ सीख के जा रहे हैं. मेरा मेन मकसद तो यह है कि यहाँ से आप कुछ अच्छा ही लेके जाएं, कुछ नया लेके जाएं जो आपको कहीं नहीं मिलता. चीज़ों को प्रैक्टिकली सोचें, प्रैक्टिकली उसको अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में अप्लाई करें. देन ओनली यू कैन फील एंड यू कैन लर्न फिजिक्स बेसिकली. सो it's my first priority and my highest priority to help you people so that you can grow and apply your concept not only mathematically, you can apply your concept practically. आप उसको feel कर सको. So once again thank you everyone and I am so glad for such support and for such contribution to all the community members and all my team members. आने वाले समय में हम लोग अपना फिजिक्स के साथ मैथ भी रखेंगे. यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई बोर्ड, एनी बोर्ड, वी विल टीच एंड वी विल हेल्प दोज पीपल ऑल्सो. अभी तक सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड वी आर कवरिंग, बट आगे चल के हम लोग मैथ्स का भी रखेंगे. क्लियर? ताकि मैथ्स के बच्चों को भी हेल्प मिल सके. सो वंस अगेन थैंक यू एवरीवन. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू.